हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आज हम कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं लेके आए हैं जिसमें अब हम आपको क्वेश्चन आंसर से पढ़ाएंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो आपकी प्रॉपर पॉलिटी की क्लास होगी। और जो प्रॉपर पॉलिटी की क्लास में जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के बारे में आज हम यहाँ पर सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, सब समझने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं नागरिकता के लिए, किस तरीके से हम नागरिकता अपनी ग्रहण कर सकते हैं, किस तरीके से नागरिकता हमारी चली जाती है। ठीक है, क्या क्या आधार हैं और कौन जो नागरिकता के लिए कौन कानून बनाता है, कौन नहीं बनाता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नागरिकता से लेकर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि नागरिकता, आपको पता होगा कि जो जैसे कि कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, ठीक है, उसमें दो तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि अब मैं भारत का ही एग्जाम्पल लूँ, तो जैसे भारत है हमारा, तो भारत में आपको पता होगा कि नागरिक भी रहते हैं जो कि भारत के ही हैं। ठीक है, किसके हैं वो भारत के हैं। और विदेशी भी रहते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे देश से आए हुए हैं। दोनों ही लोग क्या है, भारत में रहते हैं, नागरिक भी और विदेशी भी। ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछूं, नागरिक और विदेशियों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो हमारे संविधान में लिखा गया हमारे लिए, जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, तो क्या वो हमारे लिए ही हैं या फिर विदेशियों के लिए भी हैं? हम ये भी बात आप सोच सकते हो। ठीक है, तो उन सभी को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं और हमारे लिए क्या कानून बनाए गए हैं, क्या कानून विदेशियों के लिए हैं, क्या भारतीयों के लिए हैं, वो सभी आज हम यहाँ पर, जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब आपके यहाँ पर क्या है, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आप जैसे कि मैं इतना आपको बता चुकी हूँ कि जो मूल अधिकारों से रिलेटेड हैं, जितने भी हम देखने वाले हैं, कौन से भारतीयों के लिए हैं, कौन से विदेशियों के लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट आप बात ये होगी और फिर हम जो देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे भारत है और भारत में दो तरह के लोग होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और विदेशी होते हैं और नागरिक होते हैं जो कि भारत के हैं या फिर किसी भी आप देश में चले जाओ, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो नागरिक जो होते हैं भारतीय राज्य के क्या होते हैं, जो जैसे कि हम भारत के लोग हैं, तो जो भारतीय हैं, जो नागरिक हैं भारत के, तो वो पूर्ण सदस्य होते हैं भारत के किसी भी देश के। ठीक है, तो उनको क्या है, और उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि उन्हें प्राप्त होते हैं, जैसे कि उन्हें वो सभी सिविल और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, ठीक है, सिविल और राजनीतिक जो अधिकार होते हैं वो सभी उन्हें क्या है, प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें वो सभी प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें विदेशियों की, क्या विदेशियों को भी वैसे ही अधिकार प्राप्त हों जो सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त भारतीय नागरिकों को हैं? क्या वो विदेशियों के लिए भी हैं? तो अगर मैं बात करूं तो जो राज्य के नागरिक होते हैं, ठीक है, विदेशी किसी अन्य राज्य के वो नागरिक होते हैं, लेकिन उन्हें क्या है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार है वो उन्हें उतने प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या है, उन्हें उतने प्राप्त नहीं होते हैं जो कि एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, ना ही उन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें भी भारतीय और विदेशियों में दो श्रेणियों के लोग होते हैं। ठीक है, दो श्रेणी के विदेशी होते हैं। अगर बात करें तो एक, जैसे तुमने सुना होगा विदेशी शत्रु, सुना है आपने? तो जो विदेशी शत्रु होते हैं, आपने सुना होगा विदेशी शत्रु या विदेशी मित्र हम बोल देते हैं। ठीक है, तो विदेशी शत्रु तो आपको पता ही कौन होगा, वही लोग, वही देश होगा जिससे कि भारत की नहीं बनती है, भारत का युद्ध होता रहता हो या भारत का कभी युद्ध हुआ हो। ठीक है, तो वही लोग क्या है, भारत के लिए क्या होंगे, भारत या कोई भी देश, अन्य देश हो, उसके लिए वो दूसरा देश उस देश के लिए क्या होगा, शत्रु होगा। ठीक है, यहाँ पे
आप ये समझ सकते हैं। तो जैसे कि भारत का अगर किसी देश दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ हो या फिर शत्रुता चल रही हो तो वो उसके विदेशी शत्रु हुए भारत के, ठीक है। और भारत के उसके कैसे सकारात्मक संबंध होंगे या नहीं होंगे। तो जब युद्ध हुआ है तो भारत के साथ तो उसके सकारात्मक संबंध नहीं होंगे। और विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके साथ भारत की अच्छी पटती है, भारत अच्छा उनसे मिल के सारी आपस में दोनों पड़ोसियों जो देश हैं उनकी अच्छी बनती है, तो वो भारत के मित्र होंगे और उनके सकारात्मक संबंध होंगे आपस में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि अनुच्छेद 22, ठीक है। अगर हमें अनुच्छेद 22 की यहाँ पे थोड़ी सी बात करती हूँ तो जो आर्टिकल आपका 22 उसमें क्या बोला गया है कि उन्हें क्या होगा, जैसे कि अगर किसी के साथ भारत के क्या चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है या फिर उनसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, तो उन्हें एक कम अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। और वो क्या होता है, वे जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के क्या होते हैं विरुद्ध व सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या है, उन पर जो गिरफ्तारी होगी और नज़रबंदी होगी उनके जो विरुद्ध हैं वो क्या करेंगे, उनके वहाँ पर क्या है वो सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा, मैंने आपको इसका नागरिकता को लेके आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे संविधान में क्या बोला गया है विदेशियों के लिए और भारत के नागरिकों के लिए। संविधान में आपको पता है नागरिकता को लेकर भारत में क्या बोला गया है कि संविधान भारतीय नागरिकों के लिए कितने अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, ठीक है, जो कि विदेशियों को नहीं करता है। मैं वो आपको मूल अधिकार यहाँ पे बताऊंगी जो कि भारतीयों को ही सिर्फ प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसको प्राप्त होते हैं, वो सिर्फ किसके लिए प्राप्त हैं, वो सिर्फ है आपके भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 15, पता है आप लोगों को अनुच्छेद 15 क्या है। अगर मैं पूछूं आपसे कि अनुच्छेद 15 क्या बोलता है बताइए, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी इंसान से, किसी भी मनुष्य से आप धर्म बोले गए, एक तो धर्म याद रखना, धर्म, मूल, वंश, ठीक है, और जाति और क्या लिंग या फिर क्या जन्म के स्थान पर, ठीक है, तो जन्म के स्थान पर। तो इसमें आपको ये 4 से 5 बातें बोली गई हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर 4 बातें बोली गई हैं। इनके आधार पर आप किसी भी भारतीय से क्या है, किसी भी इंसान से क्या है, आप उनको क्या है कि उनको उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, क्या नहीं करोगे, उनके साथ क्या है कि भेदभाव नहीं करोगे। ये सिर्फ किसके लिए है, ये हम नागरिकता के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये वाला अनुच्छेद ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करोगे, ये अनुच्छेद क्या है 15 बोलता है, ठीक है, याद रखोगे अनुच्छेद 15 बोलता है। अगर एक और अनुच्छेद है 16, ठीक है, अनुच्छेद कितना 16 कहता है, 16 अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, वो कहता है कि लोक नियोजन के विषय में, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में आप सभी के साथ क्या है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ठीक है, बोला गया है लोक नियोजन में। यानी कि आप जब किसी को कोई काम दे रहे हो, जो भी एक सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनमें अगर कोई काम करने के लिए आया है, चाहे वो कोई किसी भी धर्म से हो, तो उसके साथ क्या है आप समता का अधिकार करो, समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 ये बात बोलता है, ठीक है, याद रखोगे आप ये सब बातें। अब आते हैं अनुच्छेद 19 पर। ये वो अधिकार हैं, ये वो मूल अधिकार हैं, याद रखना, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है ये, ठीक है, याद रखना ये बात। तो अगर मैं अनुच्छेद 19 की बात करूँ तो आपको पता होगा वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है,
ये अनुच्छेद 19 बोलता है। अब इसमें बातें बोली गई हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ और संचरण की स्वतंत्रता, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है, रहने की, घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब क्या है अनुच्छेद 19 में बोली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में ये सब बातें बोली गई हैं। और बात करूँ अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, अब आते हैं हम डायरेक्ट जो और कौन से 29 और 30, 29 और 30 अनुच्छेद। ठीक है, 29 और 30 जो अनुच्छेद हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो भी आपके भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 29 अनुच्छेद 29 व 30 में क्या है कि एक में ये है कि सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक और क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। और क्या है, अगर हम बात करें लोकसभा में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको पता होगा कि हम जब जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लोकसभा में कौन वहाँ पर मतदान कर सकता है, तो लोकसभा और राज्य जो विधानसभा होती हैं जो चुनाव में, उनका भी मतदान करने का अधिकार भी, ठीक है, वो भारतीयों के लिए है। ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, ठीक है, याद रखोगे। और संसद, और दूसरा आता है कि संसद व जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनकी सदस्यता के लिए जो चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसको है, वो भी भारतीयों को है। और एक आपके सार्वजनिक पद होते हैं, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति का हो गया है, उपराष्ट्रपति का हो गया है, ठीक है, महान्यायवादी हो गए हैं। तो जो सार्वजनिक पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, और राज्यों के राज्यपाल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, उनकी योग्यता रखने का अधिकार भी किनको है, वो भी भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ वो हैं संविधान में जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए मिलती हैं। अगर और भी अधिकार हैं, अगर और अधिकारों के साथ नागरिकों के क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अधिकार तो हमें प्राप्त हैं ही, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी बनती हैं एक सच्चा और एक अच्छा नागरिक होने के बावजूद। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो ये चीज़ें तो हमें प्राप्त हैं ही, लेकिन हमें भी अपने स्तर पर भारत के लिए कुछ कर्तव्य हैं हमारे, जिन्हें हमें निर्वहन करना होता है। अगर मैं बात करूं तो आपको उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अब आप सोच रहे होगे कि मैम वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम एक भारत के नागरिक होने के साथ साथ हमारा जो कुछ कर्तव्य हैं वो क्या है, तो वो ये हैं कि आप क्या है कि आप अपना जो हमारा जो कर होता है, कर भुगतान, ठीक है, जैसे कि कर भुगतान में चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं कर भुगतान। और क्या है, हमारा देश का, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और जो राष्ट्रीय गान है उसका भी सम्मान करना चाहिए, और देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्या है, देश की रक्षा करनी है, देश की अखंडता और इन सब को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, अगर बात करें हम, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, इसी में एक और चीज़ है कि हम जब से बातें कर रहे हैं सिर्फ ये अधिकार भारतीयों के लिए प्राप्त हैं, भारतीयों के लिए प्राप्त हैं, हम ये सारी बातें बोलते हैं। क्या आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का पद, आपको पता है बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद, भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, ये बात आपको पता होगी। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भारत का जो नागरिक होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो तो बन सकता है, लेकिन अगर एक और बात बताऊं मैं आपको कि भारत का नागरिक जन्म या प्राकृतिक रूप से भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, पता है आपको ये बात, जन्म से तो आप बन ही सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से क्या है कि प्राकृतिक रूप से भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, यानी कि आपने किसी के आधार पर भारत की नागरिकता ले ली हो, ठीक है, उसके आधार पर भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। लेकिन अगर बात करें यहीं पे, अगर मैं बात करूं आपको अमेरिका की, तो एक और डाउट मैं आपको बता देती हूँ
कि अगर हम बात करें यहाँ पे अमेरिका की, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आप प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बन सकते हो। अमेरिका में तो अगर आपने जन्म लिया है ना, वहीं पे आप जन्म से अमेरिका के नागरिक हो, तो तभी आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, वहाँ पे केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में, लेकिन भारत में आप प्राकृतिक रूप से भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। मैंने थोड़ा सा आपको नागरिकता के लिए आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर हम बात करें नागरिकता को लेकर संविधान में क्या क्या उपबंध है, कौन से अनुच्छेद हैं, तो संविधान का भाग आपका मैं बताऊँ, संविधान का भाग 2 में, ठीक है, जो संविधान का भाग है 2, भाग 2 में क्या है, नागरिकता के लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में कहाँ से 5 से लेके 11 तक आपके नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद आपके, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तो ये अनुच्छेद देखेंगे हम किस किस आधार पर हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो जो नागरिकता के जो 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद में बातें बोली हैं, वैसे तो उसमें कोई स्थायी उपबंध नहीं है कि आप कितने कितने, लेकिन उसमें सिर्फ उन लोगों की पहचान की गई है अनुच्छेद में। अनुच्छेद जो है वो जो हमारे 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, उनमें सिर्फ इतनी बात बोली गई जो संविधान लागू होने के समय, ठीक है, जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, सभी को ये बात पता होगी, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय। तो उस समय जो भारत के जो नागरिक बने थे, ठीक है, उनके बारे में ये बात बोली है। उन्होंने इसमें ना तो इनके अधिग्रहण किया और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है अनुच्छेद में। ठीक है, और लेकिन अगर बात करें संसद की, कि संसद इसके जो कानून होते हैं नागरिकता को लेकर, संसद उसमें क्या है, उनको उनके ऊपर क्या है, कानून बनाती है। ठीक है, ये अधिकार किसको प्राप्त है, अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता को लेकर, इस बात का, ये संसद को इस बात का अधिकार होता है कि वह नागरिक से संबंधित मामलों की व्यवस्था करे। ठीक है, संसद को ये अधिकार होता है कि वो जो भी नागरिकता से लेकर जो अधिकार हैं, ठीक है, उनकी वो व्यवस्था करे, उनके मामलों की, और उनके लिए कोई कानून बनाए। ठीक है, कानून बनाने के लिए भी कौन जिम्मेदार है, भारत की संसद, याद रखना। इस प्रकार क्या हुआ है कि ऐसे ही संसद ने कितनी बार, जैसे संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था, जिसके बाद में उसने फिर उसमें संशोधन भी किए हैं। कब कब किए हैं, जैसे 1955 का नागरिकता अधिनियम तो 1957 में, ठीक है, 1957 में, 1960 में, और आपका 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। ठीक है, ये सब क्या है, संशोधन किए गए। 2019 में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा नागरिकता जो आया था, नागरिकता बिल जो आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया था, अमेंडमेंट, ठीक है, तो उसमें उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा क्या है, प्रदर्शन हुए थे, उसे लेकर प्रोटेस्ट लोगों ने किए थे, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुए थे। तो उसमें कुछ भारतीयों को ये लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, जिनको लेके उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे लोगों ने। तो वो हम बाद में देखेंगे, मैं वो आपको प्रॉपर पूरा बाद में समझाऊंगी क्या उनमें लगता है, क्या चीज़ उसमें बोली गई है। तो वो चीज़ें अभी हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं नागरिकता को लेके। ठीक है, अगर बात करें, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैम हम कैसे भारत की नागरिकता, जब हमारा संविधान निर्माण हो चुका था, उसके बाद में 26 जनवरी को 1950 में संविधान लागू हो चुका था, तो संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक बने थे। ठीक है, कौन कौन से बने थे, अगर हम बात करें तो वो 4 श्रेणियाँ हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी वो श्रेणियाँ हैं। तो फर्स्ट श्रेणी वो है आपकी कि अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो भारत का मूल निवासी है, ठीक है, मानो कि आप या हम या फिर और कोई भी है, ठीक है, वो एक व्यक्ति है जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ठीक है, कौन सी 3 शर्तें हैं,
अगर कोई भारत का नागरिक है, कोई एक व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, मानो कि कोई व्यक्ति बोले कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, जब उस टाइम पे जब 2026 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उसमें उससे फिर बोला गया था कि ठीक है आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको जो भारत की जो भारत में जो 3 शर्तें बोली गई एक मूल निवासी के लिए, वो शर्तें आप पूरी कीजिए। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट शर्त है कि क्या शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, नहीं तो अगर भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका अगर आप स्टेट पीसीएस का लेवल का भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कि अगर आप उसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर उसका नहीं हुआ हो, उसके किसी भी माता पिता का भारत में जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था उससे 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो, तो आपको क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें, एक ये बात बोली गई थी। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। एक तो ये हो गया है, ठीक है, 4 श्रेणियों में मैंने आपसे बोला था ना, तो हमने फर्स्ट श्रेणी देख ली है। बात करते हैं दूसरी की। तो एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, मानो कि हम संविधान लागू होने से पहले क्या है, हम भारत चले गए, हम भारत से कहाँ पर चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, और फिर क्या है, फिर हम भारत आए हों और भारत आ गए हों, और उसके उसके यदि उसके माता पिता या दादा दादी क्या है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो तब से वो अविभाजित भारत में उसके माता पिता या किसी उसकी फैमिली का सदस्य दादा दादी भारत में हुए हों, और ठीक है पैदा हुए हों, या फिर 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 से, ये एक डेट दी गई है, याद रखना इस डेट को, 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। इससे पहले क्या है, वो पहले वो मानो कि अगर वो अविभाजित भारत से पाकिस्तान चला गया हो, या फिर विभाजित जो भी है उसका, ठीक है, उससे पहले, लेकिन उससे पहले उसे 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, और अपने प्रवेशन की तिथि उसने सामान्यतः क्या है, भारत में निवास किया हो। यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में आया हो, रह रहा हो, फिर उसके बाद में वो पाकिस्तान चला गया हो विभाजन होने के बाद, फिर वो दोबारा आया हो, तो उसमें क्या है, उसने फिर भारत में आके उसने अपना प्रवेशन किया है, तो वो नागरिक का पंजीकृत के लिए क्या है, वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक का भारत में निवास क्या है, आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप तुम एक दिन में आए हो और 2 दिन बाद आप ये अप्लाई करने लगो कि हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये अनुच्छेद जो 6 है वो ये बात बोलता है कि पहले कम से कम कितना, 6 माह। ठीक है, कम से कम कितना, 6 माह के लिए आपको भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ये होगी। और तीसरी बात जो हम देखते हैं वह एक व्यक्ति जो 1 मार्च से 1947, कितना, 1 मार्च से लेकर, ये जो डेट दी गई है इन्हें आप याद रखना, 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो। ठीक है, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान वो चला गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, कि पहले तो हम चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद से भारत से पाकिस्तान, लेकिन फिर हमारा मन करने लगा कि नहीं, अब तो हमें अपने भारत में ही रहना है, हमें वहीं जाना है। विभाजन के बाद हमारे दिमाग में ये सब बातें होने लगी हैं। ठीक है, तो हम फिर से भारत लौट आए हैं, तो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक क्या है, वही बात है कि 6 माह तक भारत में रहना होगा। ये अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 7 बोलता है। ठीक है,
और चौथी बात यह है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि उसने भारत के नागरिक के लिए उन्होंने क्या है पंजीकृत तरीके से उन्होंने कि अपना प्रतिनिधि रूप में आवेदन किया हो, या यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत के नागरिक ग्रहण कर सके। ये अनुच्छेद 8 में बोली गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं थी जो नागरिकों के लिए हम चर्चा करी थी। और व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, ठीक है, एक व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, वह व्यक्ति, ठीक है, पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारत का मूल व्यक्ति का बाहर रह रहा हो, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब भारत के नागरिकता लेने के बारे में बातें बोली गई हैं। ठीक है, अब जो अभी मैं क्लास आपकी यहीं तक ही रखूँगी और नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, नागरिकता अर्जन करने के बारे में, वैसे मैंने आपको मोटा मोटी ये सब चीज़ें समझा दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। लेकिन अभी मैं नागरिकता अर्जन के लिए जैसे जन्म से, वंश के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर कैसे कैसे हम नागरिकता ले सकते हैं, क्या क्या उसमें शर्तें बताई गई हैं, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को। पॉलिटी की आपकी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, और ऐसे ही हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्लास पसंद आती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।